गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो करंट अफेयर्स की क्लास है, आज है 26 सितंबर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली न्यूज क्या है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 109वीं जयंती मनाई गई। कब मनाई गई? 25 सितंबर को मनाई गई। और एक बात याद रखनी है कि इनकी जो जयंती होती है वो अंत्योदय दिवस के रूप में मनाई जाती है। अंत्योदय का मतलब क्या होता है कि अंत वाला जो व्यक्ति है, जो अंतिम व्यक्ति है, उसका भी उदय होना चाहिए, यानी कि समाज के वंचित वर्गों का भी उदय होना चाहिए। तो कब से मनाते हैं? 2014 से अंत्योदय दिवस के रूप में मनाते हैं। अब इनका जन्म कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1916 को 25 सितंबर 1916 को इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 11 फरवरी 1968 को इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म हुआ था मथुरा जिले के नगला चंद्रभान गांव में। और अंत्योदय दिवस मैंने आपको बता दिया कि रूप में मनाई जाती है, लेकिन यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि जो भारतीय जनसंघ पार्टी, जो अभी किसके नाम से जानी जाती है, भाजपा के नाम से जानी जाती है, उसकी जो स्थापना की थी वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर इन्होंने की थी। और इसके अध्यक्ष भी रहे थे 43 दिनों के लिए। कब? 1967 में अध्यक्ष रहे थे, लेकिन स्थापना कब की थी? 1951 में भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना की थी और महामंत्री के रूप में भी काम किया था। उसके अध्यक्ष पद 1967 में मिला था। कितने दिनों के लिए? केवल 43 दिनों के लिए। अब इनकी जो मृत्यु हुई थी उसका क्या रहस्य था, आज तक नहीं पता चला है। इसी और कहाँ हुई थी? मुगल सराय स्टेशन के आसपास हुई थी। मुगल सराय स्टेशन का अब क्या नाम रख दिया गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। और जो जंक्शन था मुगल सराय जंक्शन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ये ध्यान रखना है। कब से मनाते हैं अंत्योदय दिवस? 2014 से मनाते हैं अंत्योदय दिवस के रूप में। और हर साल 25 सितंबर को ये मनाया जाता है। अभी मैंने आपको क्या बताया? अंतिम व्यक्ति का उदय, जो लास्ट वंचित वर्ग है ना, समाज के सबसे गरीब और वंचित वर्गों के उत्थान का प्रतीक है। 2014 से स्थापित अंत्योदय दिवस ये याद दिलाता है कि विकास तभी सार्थक है जब वो समाज के सबसे कमजोर वर्ग तक पहुंचे और इसमें सहानुभूति, सामाजिक जिम्मेदारी और न्याय का संदेश निहित हो। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विश्व फार्मासिस्ट दिवस, ये भी कब मनाया जाता है? ये भी 25 सितंबर को मनाया जाता है। क्या है? एफआईपी की स्थापना इसी दिन हुई थी। 25 सितंबर 1912 को एफआईपी की स्थापना हुई थी। एफआईपी क्या होता है? इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, 2009 में। इसीलिए इस दिन क्या मनाते हैं? फार्मास्यूटिकल विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2025 अभी मनाया गया। इसी वजह से इसी दिन फार्मासिस्ट दिवस मनाते हैं। और 2025 की जो थीम है वो है थिंक हेल्थ, थिंक फार्मासिस्ट। इसका एफआईपी का मुख्यालय कहाँ पर है? नीदरलैंड में है। और कितने हैं सदस्य देश इसके? 144 राष्ट्रीय संगठन है, जो विश्व भर में लाखों फार्मासिस्ट का यूनियन है, संगठन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है प्रगति की 49वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? प्रधानमंत्री जी ने की। और ये प्रगति की फुल फॉर्म क्या है? प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। ये क्या है? ये एक आईसीटी सक्षम बहुआयामी प्लेटफॉर्म है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा विकसित किया गया था। ये लॉन्च कब किया गया था? 25 मार्च 2015 को लॉन्च किया गया था। और ये आईसीटी आधारित बहुआयामी प्लेटफॉर्म है, शुरुआत पीएमओ के द्वारा की गई थी। तो नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सी बैठक हुई है इसकी? 49 बैठक हुई है, ध्यान रखिएगा प्रगति की। नेक्स्ट क्या है? भारत ने 31 मार्च 2026 तक चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। अब चांदी के आयात पर प्रतिबंध क्यों लगाया? चांदी का ज्यादा आयात हो रहा था, जिस वजह, और आयात कहाँ से ज्यादा हो रहा था? थाईलैंड से। देखा गया आयात बहुत ज्यादा हो रहा था, बट यहाँ पर थाईलैंड से इतना ज्यादा हो रहा था, लेकिन थाईलैंड जो ओरिजिनली चांदी को प्रोड्यूस नहीं करता है, बट फिर भी वहां से आयात ज्यादा हो रहा था। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ये पता चल रहा था कि जो भी नियम है आयात से रिलेटेड, उनका कहीं ना कहीं लूप होल देखने को मिला है, कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, जिस वजह से इस पर रोक लगा दी गई इमीडिएट इफेक्ट से। मतलब इमीडिएटली इस पर ये तुरंत प्रभावी है। 31 मार्च 2026 तक आयात नहीं हो सकता किसका? सिल्वर का, चांदी का। इन उत्पादों को अब मुफ्त आयात की स्थिति का लाभ नहीं मिलेगा। इसके बजाय व्यापारियों को चांदी के गहनों के लिए कीमती धातु के हिस्से और बिना जड़े आभूषण लाने के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होगी। जैसे पहले आ जाते थे व्यापारी लोग ले आते थे, अब उस तरीके से आयात नहीं किया जा सकता। आयात में वृद्धि, थाईलैंड में चांदी का आयात लगभग कितना? 40 मीट्रिक टन तक बढ़ गया। और थाईलैंड की उत्पत्ति का दावा क्या है कि 98% हिस्सा वहीं से आ रहा था, बताया गया है। लेकिन थाईलैंड जो है वो वहां पर चांदी उत्पादक देश नहीं है।
और इसी से ये पता चला कि कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग हो रहा है, संभावित दुरुपयोग माना गया है। तो जिस वजह से ये स्थिति भारत थाईलैंड मुक्त व्यापार समझौते AITGA के तहत शून्य शुल्क सुविधा के दुरुपयोग की ओर इशारा करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नियम देशों को उन उत्पादों पर शुल्क में छूट की अनुमति देते हैं जो उनके अपने क्षेत्र में उत्पादित होते हैं। अगर थाईलैंड में ये चांदी का उत्पादन हो रहा होता, प्रोड्यूस हो रहा होता, तो क्या होता, तो उस पर छूट थी। लेकिन चांदी वहां पर उत्पादित तो होती नहीं है, लेकिन उसका जो आयात है वो ज्यादा हो रहा था भारत में। तो इसी से पता चल रहा था कि कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग हो रहा है, इसी वजह से उस पर रोक लगा दी है। अब ये AITIGA क्या है? AITIGA फुल फॉर्म है एशियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट। क्या है? ये एक मुक्त व्यापार समझौता है जिससे 2009 में भारत और एशियान के 10 सदस्य देशों के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। इसका क्या काम है? इसका ये काम है कि ये चुनिंदा वस्तुओं पर कम या शून्य टैरिफ की अनुमति देता है। लेकिन ऐसे समझौतों में कभी कभी लूप होल्स ये के कारण ड्यूटी चोरी या गलत घोषणा की संभावना होती है, जिसे नई नीति रोकने का प्रयास करती है। ये जो नई नीति आई ना इमीडिएट इफेक्ट से रोक लगाने की, वो उसमें सुधार करने का प्रयास करती है। अब ये एशियान देश कौन कौन से हैं? 10 देश। तो सबसे पहले है ब्रुनेई, दूसरा है कंबोडिया, तीसरा है इंडोनेशिया, चौथा है लाओस, पांचवा है मलेशिया, छठा है म्यांमार, सातवां है फिलीपींस, आठवां है सिंगापुर और थाईलैंड, इसके बाद वियतनाम। अब यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि 11वां देश जो ऐड हो रहा है 2022 में शामिल किया, वो है तिमोर लेस्ते। ये 11वें सदस्य देश के रूप में शामिल किया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी आसियान की? ये हुई थी 8 अगस्त 1967 को। 8 अगस्त 1967 को इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के द्वारा की गई थी। ये इसका उद्देश्य क्या है? ये संगठन अपने सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण को बढ़ावा देता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में स्थित है आसियान का सचिवालय। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुपर टाइफून रगासा 2025 क्या है? एक सुपर टाइफून है, साइक्लोन है ये। इसका नाम क्या दिया गया है? रगासा 2025। इससे भारी नुकसान हुआ है। कहाँ आया था? सुपर टाइफून रगासा ने ताइवान में तो नुकसान पहुंचाया ही और मूसलाधार बारिश भी हुई। लेकिन इसके साथ साथ ये क्या देखा जाता है कि ये तूफान पूर्वी एशिया, फिलीपींस, ताइवान, चीन और हांगकांग में व्यापक क्षति का कारण बना है। तूफान के कारण बहुत सारे लोग लापता हो गए और कई क्षेत्रों में जनजीवन तो प्रभावित हुआ ही है। लेकिन ये है क्या? ये वर्ष 2025 का एक शक्तिशाली उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है जिसने तबाही मचाई हुई है। इसे नाम क्या दिया है? सुपर टाइफून तो है ही, रागासा नाम दिया गया है, के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसका जो केंद्र होता है जहां पर ये आता है, वहां पर इतना अधिकतम गति कितनी हो गई हवाओं की? 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई। तो समझ सकते हैं इससे कि कितना ये भयावह होगा। सुपर टाइफून होते क्या है? चक्रवात होते क्या है? ये एक शक्तिशाली तूफान होता है जो कैटेगरी 5 के हरिकेन के समान होता है, जिसकी हवाएं लगभग 253 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हैं। और ये तूफान आमतौर पर कहाँ देखा जाता है? पश्चिमी प्रशांत महासागर में, चीन, जापान और फिलीपींस के पास ज्यादा बनते हैं। तो नाम क्या है इसका? रगासा, सुपर टाइफून रगासा। कहाँ इसने तबाही मचाई हुई है? ताइवान में। और देखा कहाँ जाता है? ज्यादातर पूर्वी एशिया, फिलीपींस, ताइवान, चीन और हांगकांग में व्यापक क्षति का कारण है, जहां पर लोग ज्यादातर दर्जनों लोग लापता हो गए और सभी पर तो यहाँ पर आया गया। वैसे देखा ये जाता है कि कहाँ पर आता है, तो ये आता कहाँ पर है? कैटेगरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में, चीन, जापान और फिलीपींस के पास ज्यादा बनते हैं ये तूफान। नेक्स्ट देख लेते। नेक्स्ट क्या है? कैबिनेट ने बिहार में 3,822 करोड़ रुपए की NH-139W राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दी। अब ये परियोजना क्या है? तो ये 4 लेन की परियोजना है, साहेबगंज, अरेराज, बेतिया को जोड़ेगी और लंबाई इसकी कितनी है? 78.942 किलोमीटर है और लागत कितनी होगी? 3,822 लगभग। मॉडल क्या होगा? हाइब्रिड इन्यूटी मोड होगा इसका और ये 2.5 घंटे से 1 घंटे का सफर कर देगी। कहाँ से? पटना से। पर्यटन केंद्र क्या रहेगा? केसरिया स्तूप और वैशाली और महावीर, इन तीनों को भी जोड़ेगी। तो अब क्या हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अध्यक्षता वाली कैबिनेट समिति ने साहेबगंज, अरेराज, बेतिया NH-139W खंड पर 4 लेन ग्रीन फील्ड हाईवे निर्माण को मंजूरी दे दी है। ये परियोजना हाइब्रिड एन्यूटी मोड पर लागू होगी और इसकी लंबाई कितनी होगी?
78.942 किलोमीटर होगी तथा अनुमानित लागत कितनी होगी 3,822 लगभग। और ये कदम पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के अधीन क्षेत्रीय संपर्क, व्यापार, पर्यटन और आर्थिक विकास को मंजूरी और विकास को बढ़ावा देगा। तो ये ध्यान रखना है, ये कौन सी परियोजना है, बिहार के लिए मंजूर की गई है और किसको किसको जोड़ेगी, साहेबगंज अरेराज को बेतिया से जोड़ेगी, साहेबगंज अरेराज बेतिया इन सबको जोड़ेगी और क्या है NH-139W पर ये योजना बनेगी और कितना 4 लेन की होगी, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या होगा। 7वां फ्यूचर फूड फोरम 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है, दुबई में आयोजित किया जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। जो 7वां फ्यूचर फूड फोरम है ये 2025, इसका नाम है फ्यूचर फूड फोरम, 7वां संस्करण है, दुबई में होगा 2025। और पहली बार कहाँ आयोजित किया था, ये 2019 में किया गया था यूएई में। आयोजक कौन है, यूएई फूड एंड बेवरेज बिजनेस ग्रुप, F&B ग्रुप है। CEP का पूरा नाम क्या है, कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसके तहत ही ये जो 7वां फ्यूचर फूड फोरम किया जा रहा है ऑर्गेनाइज, कहाँ पर, दुबई में। नेक्स्ट देख लेते हैं। केंद्र ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल बढ़ा दिया गया, कब तक, 30 मई 2026 तक। ये दूसरे CDS हैं, ये क्या है, ये सेकंड CDS हैं। पहले CDS कौन थे, बिपिन रावत जी, ध्यान रखिएगा। तो क्या है, जनरल अनिल चौहान, अब इनके बारे में जान लेते हैं। पहले तो ये दूसरे CDS हैं, पहले CDS कौन थे, ये जनरल बिपिन रावत जी थे। 2022 में CDS नियुक्त किए गए थे, कौन, चौहान जी। और CDS के रूप में रक्षा मंत्रालय के अधीन सैन्य मामलों के विभाग के सचिव भी हैं। रणनीतिक योजना, ऑपरेशनल कमान और रक्षा आधुनिकीकरण में दशकों का अनुभव रखते हैं। तो यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि इनका जो कार्यकाल है वो 30 मई 2026 तक बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक रेल लाइन को परियोजना को भी मंजूरी मिली है। अब ये क्या है, कैबिनेट ने बख्तियारपुर तिलैया रेल लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी है। क्या है ये रेलवे, ये बख्तियारपुर राजगीर तिलैया को जोड़ेगी। कितने किलोमीटर की होगी, 104 किलोमीटर होगी। कितनी लागत से बनेगी, 2192 करोड़ लगभग। कवर कौन कौन से करेगी, ये बिहार के 4 जिलों को कवर करेगी। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, ये भी बिहार की है और ये किसके द्वारा लॉन्च की जाएगी, प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च की जाएगी। इसमें क्या होगा, महिलाओं को स्वरोजगार के लिए, मतलब वो खुद का अपना रोजगार कर सके, उसके लिए सहायता दी जाएगी हर परिवार की एक महिला को, ये ध्यान रखिएगा। कब शुरू होगी, आज से होगी। बिहार की मुख्यमंत्री महिला योजना, रोजगार योजना, ये इसका नाम है। इसका उद्देश्य क्या है, स्वरोजगार और आजीविका के अवसरों में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। और इस योजना के तहत क्या, प्रत्येक परिवार की एक महिला को वित्तीय सहायता दी जाएगी और 75 लाख महिलाओं को, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि 75,000 महिलाओं को सीधे 75,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित करना है और हर महिला को 10,000 रुपए के से शुरुआत की जाएगी, जो अप टू 2 लाख रुपए तक हो सकती है। मतलब वो 2 लाख रुपए तक की सहायता ले सकती है, किसके लिए, अपना खुद का रोजगार करने के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। मेक इन इंडिया कितने साल हो गए, 11 साल हो गए मेक इन इंडिया को। कब शुरू हुई थी ये मेक इन इंडिया, ये शुरू हुई थी 2014 में, 25 सितंबर 2014, इसीलिए 25 सितंबर 2025 को क्या हो गए, इसको कितने साल हो गए, 11 साल हो गए। मुख्य उद्देश्य क्या था, मेक इन इंडिया, मतलब जितने भी प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं वो सारे इंडिया में ही हो। ऐसा ना हो कि हमें विदेशों की हेल्प लेनी पड़े, और अगर लेनी भी पड़े तो सिर्फ हेल्प लेनी पड़े, 80% हमारा जो है वो खुद का आत्मनिर्भर भारत बने। तो उस वजह से ये मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया था 2014 में। अब इसका मेन पर्पस क्या था, विनिर्माण को बढ़ावा देना, निवेश आकर्षित करना, मतलब बाहर वाले हमारे यहाँ निवेश कर सके, इनोवेशन को प्रोत्साहन करना, कौशल विकास मतलब मानव शक्ति क्या हो कि कुशल मानव शक्ति तैयार करना, और ताकि उद्योगों की मांगों को पूरा किया जा सके, बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, कारोबार में आसानी हो सके, जिससे कि कारोबार आसानी से हो सके, हमें विदेशों पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। इसीलिए आत्मनिर्भर की पहल शुरू की गई थी और इस योजना को कितने 11 साल हो गए, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार, ये 2024 हैं लेकिन बांटे जाएंगे आज मतलब 26 सितंबर को आज बांटे जाएंगे। ये किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। कहाँ पर, यहाँ न्यू दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में एक कार्यक्रम होगा, उस कार्यक्रम में राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार
दिए जाएंगे। तो ये कितने कैटेगरी में दिए जाते हैं? 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं। खान मंत्रालय के द्वारा बांटे अनाउंस किए जाते हैं, लेकिन प्रोवाइड किसके द्वारा किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा ये बांटे जाते हैं। तो पहला क्या है? आजीवन उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान प्रोग्राम पुरस्कार। दूसरा क्या है? राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार। तीसरा क्या है? राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार। पहला क्या है? आजीवन उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार। ये किसको मिला है? ये प्रोफेसर श्याम सुंदर राय जी को मिला है। दूसरा क्या है? राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार। और तीसरा क्या है? राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार। तो ये तीनों पुरस्कार अलग अलग श्रेणियों में दिए जाते हैं। तो कुल मिलाकर कितने नामांकन आए थे? 208 आए थे, लेकिन बाद में कितने बचे? सिर्फ 12 ही बचे। 12 पुरस्कार होंगे। इन 12 पुरस्कारों में क्या है? 9 व्यक्तिगत होंगे, मतलब इंडिविजुअल एक इंसान को एक दिया जाएगा, बाकी 3 जो है वो टीम्स को दिए जाएंगे। तो टीम में कितने भी लोग होंगे उन सबको मिलाकर एक टीम को दिया जाएगा। तो अगर देखा जाए तो 12 टोटल हो गए, लेकिन अगर लोग देखे जाए तो टोटल लोग कितने हो जाएंगे? 20 लोगों को ये प्रदान किया जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 टीमें इसमें शामिल है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये लास्ट था। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं। आई होप आपको इससे रिलेटेड जानकारी मिल रही होगी। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी ही नॉलेज को बूस्ट करते रहें।